विस्तार से बोलेंगे अभी, और कोई बात नहीं। नमस्कार। इस सारस्वत आयोजन के माननीय अध्यक्ष, मेरे अभिभावक परम आदरणीय राय जी, सुबोध राय जी, मेरे बहुत ही पुराने मित्र अनिरुद्ध सिन्हा जी, देवघर से आए हैं शंकर मोहन झा जी, अमर द्वय जी, दोनों अमर जी हैं, पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, और हमारे मित्र जो दिल्ली में हैं अमर जी, अमर रजनी प्रभा जी हैं, अरुण जी हैं, विजय गुप्त जी हैं। सभागार में देख रहा हूँ तो आदरणीय रंजन जी सहित ढेर सारे हमारे अंगिका प्रेमी बंधु हैं। मैं सबको आदरपूर्वक संबोधित करता हूँ। अच्छा, नहीं चलिए, मैं आपको भी आदरपूर्वक संबोधित करता हूँ। वास्तव में मैं कुछ बातें कहना चाहता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस सत्र का समय समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी आज अंगिका पर इन्होंने एक सत्र रखा था, और जब इस क्षेत्र में मैं आता हूँ तो इस प्रकार के भाषण या इस प्रकार के आयोजनों में तो सहभागिता करता रहता हूँ, पर सच पूछे तो आज मुझे अंगिका के बारे में कुछ सुनने की दिलचस्पी थी, और इसीलिए भी जब यहाँ से कोई आमंत्रण जाता है तो मैं भागा चला आता हूँ। तो मैं बहुत ही 2-4 शब्दों में आज मैं अपनी बातें कहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी बात मैं शुरू करूँगा अमर जी के वक्तव्य से। इन्होंने अपने वक्तव्य का तो अमर जी ने अपनी बात ही खत्म की थी साहित्य के सत्य, सुंदर और शिवत्व की बात इन्होंने कही थी। वहीं से इन्होंने अपनी बातों को समेकित करते हुए उसका अंत किया था। तो आज चूंकि बहुत सारे अपने लोग बैठे हुए हैं, सुधीर जी की गजलों को या इनकी रचनाओं को मैं कहाँ से देखूं? ये किस दृष्टि से आप किसी चीज को देखते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मुझे सामने से देख रहे हैं या कोई एंगल बनाकर देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, इसी में आपकी मौलिकता होती है, और उसी में रचना का जो सौंदर्य है वो निखर कर सामने आता है। तो मैं कहाँ से इनकी रचनाओं को देखता हूँ, ये मैं 2-3 मिनट में इतनी ही बात तो चलिए कोई बात नहीं, मुझे अधिक कहना भी नहीं है। तो एक समय था जब हम छात्र थे, और मैं तो फिजिक्स ऑनर्स का विद्यार्थी हुआ करता था, बाद में मैं हिंदी में आया था। तो विधिवत जो मुझे बताया गया था साहित्य के बारे में, कि साहित्य जो है वो सहित शब्द से बना है। सहित का मतलब होता है जिसमें हित की भावना हो, और जहाँ हम हित की बात करते हैं तो उसका आशय कल्याण से होता है, और जब हम कल्याण से की बात करते हैं तो उसे हम शिव से जोड़ते हैं, और जैसे ही हम उसे शिव से जोड़ते हैं तो सत्य वहाँ आता ही है, सौंदर्य का भाव वहाँ आता ही है। और इस तरह से साहित्य की दुनिया में हमें प्रवेश कराया जाता था, और अंतिम में हमें कहा जाता था, धीरे धीरे हमें काव्य शास्त्र की ओर ले जाया जाता था, और कहा जाता था कि साहित्य क्या है, तो रसो वैसा, साहित्य जो है वो रस के समान होता है। और ये रस क्या है, तो बताया गया कि ये रस जो है वो आनंद है। यानी जब आप आनंद की भूमिका में होते हैं तभी साहित्य की रचना भी होती है, और साहित्य को समझने की एक
भावभूमि भी आपके अंदर तैयार हो गई है। तब मेरे मन में एक सहज जिज्ञासा होती थी कि आनंद जब व्यक्ति, कि जब मनुष्य सकारात्मक परिस्थितियों में हो, जब व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं हो, कोई दुविधा नहीं हो, कोई द्वंद्व नहीं हो, तब तो ठीक है, तब तो हम आनंद में होते हैं। कोई इस जीवन में संकट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो हम आनंद की भूमिका में होते हैं। लेकिन जब जीवन में संकट ही संकट हो, युवा हमारे बेरोजगारी से जूझ रहे हों, दफ्तरों में चले जाइए, भ्रष्टाचार से आपको आमना सामना करना पड़ता हो, चारों तरफ संघर्ष ही संघर्ष दिखता हो, तब भी हम साहित्य की भूमिका को आनंद में खोजें और यह सोचें कि साहित्य आनंद की वस्तु है, और जब तक हम आनंद में नहीं होंगे, हम उसके रस से परिचित नहीं होंगे, तो क्या वास्तव में वहां भी हम ये कह सकते हैं ठीक ठीक कि साहित्य जो है विजय की आनंद की वस्तु है? तो फिर वो जो इतनी सारी बातें हम पढ़कर आए थे कि सहित है, यानी जहां हित की भावना हो, जहां कल्याण की भावना हो, जीवत्व से जोड़ते थे, तब मेरे मन में एक दूसरी व्याख्या साहित्य की आती है। मेरे मन में एक दूसरी व्याख्या साहित्य की आती है। मैं ये तो मानता हूं, पारंपरिक तरीके से भी मैं मानता हूं कि साहित्य वस्तुतः साहित्य है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि साहित्य जो है वो सौ और हित नहीं है, ये नहीं हो सकता है। अगर आज के साहित्य को समझना हो तो हम ये कहते हैं अमर जी कि ये सही और तो है। तो माने तथ्य, तथ्य माने यथार्थ, यानी समाज जिस यथार्थ से गुजर रहा है, समाज जिस नग्नता से गुजर रहा है, यदि उसे भी आप कहन कौशल के साथ, उसके अपने वैशिष्ट के साथ आप साहित्य में ले आते हैं, तो वह साहित्य है। ये मुझे साहित्य की एक नई चीज जो मुझे दिखाई पड़ती है। आज के जब हम साहित्य को देखते हैं, या मुक्ति बोध के बाद के जब हम साहित्य को देखते हैं, आप किसी भी कवि को उठा लीजिए, समकालीन कवियों को, तो आप उसे यह जो है कि आज समाज में जितने भी नग्न यथार्थ हैं, जो जिन चीजों से भी आपका साबका पड़ रहा है, और यही आकर एक बात मैं और कहूँगा, तो आपको इनकी गजलों को समझने और इनकी मनोभूमि को जानने में बहुत सुविधा होगी। एक अंतिम बात जो मैं बताना चाहता हूँ इसी के संदर्भ में, कि आखिर साहित्य का स्वभाव क्या है? साहित्य का स्वभाव तीन है अमर जी। साहित्य के तीन स्वभाव होते हैं। उसका अपना जो भाव है, उसमें सबसे पहला है करुणा, संवेदना। एक के जीवन में अगर कोई वेदना है, एक के जीवन में अगर कोई दुख है, वह अगर किसी से उसको शेयर करता है, सुनाता है, क्या हो गया? देखिए, यहाँ से भी एक साहित्य निकल सकता है इस कोलाहल से। क्या हो गया? मैं अब कंक्लूड करता हूँ, मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि साहित्य का स्वभाव तीन होता है। एक होता है करुणा, जिसे मैं करुणा, एक बात याद रखिएगा, एक वचन है, संवेदना बहुवचन है। आपके मन में करुणा उत्पन्न होगी है, लेकिन जब एक जगह से दूसरी जगह को जाएगा, किसी के जीवन की वेदना को जब हम सुनते हैं और उसे समान रूप से हम महसूस करते हैं, तो यह जो समवेदना है, यह हमें इस तथ्य के लिए उत्प्रेरित करता है कि जिसके जीवन में कष्ट है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो ये जो न्याय का भाव है, ये साहित्य का दूसरा अपना भाव है। और तब कवि लेखक क्या करता है? वह कोई सामाजिक कार्यकर्ता तो नहीं है कि वह जो है तलवार उठाएगा, वह कोई राजनीतिक कार्यकर्ता तो नहीं है, वो अपनी कलम को उठाता है और कलम को उठाकर वह एक प्रतिरोध अपना दर्ज करता है। याद रखिए, प्रतिरोध विरोध नहीं होता है। प्रतिरोध जो है अपनी बात को पूरी करुणा के साथ कहने की एक जिद होती है, और कवि के पास यह जिद ही होती है जिसके चलते वो कलम उठाता है
और जो जन सामान्य की पीड़ा है उसे वो दर्ज करता है। बंधुओं, यह जो साहित्य का स्वभाव है, समकालीन साहित्य के मूल्यांकन के लिए इस निकष को अपनाकर ही आप उसके साथ सही न्याय कर सकते हैं। कम से कम मुक्तिबोध और उसके बाद के जितने भी हमारे कवि लेखकगण आए, उनके साहित्य को समझने का यह एक झरोखा जो है हमें मिलता है। अब आप आइए सुधीर कुमार सिंह जी की गजलों पर। सुधीर कुमार सिंह, मैंने कहा ये जो दिल्ली दरबार के वो बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, अमर जी हैं, ये तो अनिरुद्ध जी भी अब दिल्ली वासी हो गए हैं। इनका शरीर ही केवल मुंगेर में रहता है, लेकिन ये होते हैं दिल्ली में। तो इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, सुधीर कुमार प्रोग्रामर तब ठीक थे जब ये भागलपुर में थे, मुंगेर में थे, इस इलाके में हैं। इन्हें अगर आगे जाना है तो सुधीर कुमार सिंह बनना होगा। और इसीलिए इस बार जो समकालीन भारतीय साहित्य, जो साहित्य अकेडमी की मुख्य पत्रिका है, उसमें जो इनकी रचनाएं छपी है बहुत ही प्रमुखता से, वो सुधीर कुमार सिंह के नाम से छपी है। वो प्रोग्रामर उसमें लगा हुआ नहीं है। तो हम तो पहले यहाँ शुभकामना देते हैं कि ये जो है पूरे देश भर में फैले। बाहर का जो मैं कहना चाहता था, अब आप देखिए कि आज देश में क्या राजनीतिक हालात हैं। आज देश का देखिए, याद रखिएगा, राजनीतिक हालात जो है वही सबसे बड़ा कारक तत्व होता है जो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव में आधार भूमि की पृष्ठभूमि में वो रहता है। अब उस संदर्भ में जरा सा आप इनके इस शेर को देखिए जो मैं आपको सुना रहा हूँ। बदलने लगे शीर्ष का आचरण भी। ये बड़े बड़े जो राजनेता हैं, वो किसी भी बड़े पद पर हो, अब जरा आप उनकी मनोभूमि समझिए कि बदलने लगे शीर्ष का आचरण भी, हटा ही दिया आखिर आवरण भी, हटा ही दिया आखिर आवरण भी। अपने आवरण को हटाकर, पहले तो कम से कम वो मुखौटों में नजर आते थे, वो। अब क्या है? अब देखिए वो मुखौटे हट गए हैं और वो सीधा जो है जन सरोकारों की हत्या पर पूरे दलबल के साथ वो आ सकती है। तो यह जो इनकी पंक्ति है, या फिर मैं जो दूसरी पंक्ति को आप उसी संदर्भ में देखिए, राम के नाम पर राजनीति करने वाले तो अब आज उसका व्यापार भी करने लग गए। अब समझ में आ रहा है कि राम मंदिर को जो ढांचा था क्यों हटाया गया, कैसा उनका वहां का कमिटी बनी। आज वो क्या कर रहे हैं, करोड़ों की जो जन भावनाओं की संपत्ति है, कैसे आज वहां उसकी लूट हो रही है। ये उस चीज को कैसे पकड़ता है एक शायर कि मोहन राधे श्याम कहाँ है। अब देखिए इनका सवाल देखिए आप, कितनी मासूमियत से ये सवाल करते हैं कि मोहन राधे श्याम कहाँ है। इस कलयुग में राम कहाँ है? इस कलयुग में राम कहाँ है? क्या वो वहां है कि आपके अंदर बैठे हुए हैं वो? इस तरह के सवाल जब वो करते हैं, जब ये कहते हैं कि झूठ को इतना असरदार बना लेते हैं, झूठ को इतना असरदार बना लेते हैं, सच को छांट के अखबार बना लेते हैं। राजनेता तो राजनेता, ये जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया, उसके बारे में ये कह रहे हैं। ये कहते हैं पत्रकार किसे कहते हैं, पत्रकार किसे कहते हैं? विजय गुप्त जी, एक कवि नहीं लिखा कि हरदम ही उड़ते घोड़े पर रहते ये सवार हैं। पत्रकार को बारे में कहते हैं कि हरदम ही उड़ते घोड़े पर रहते ये सवार हैं, न पत्र है न कार है मगर ये पत्रकार है। इस व्यंग को जो है उसी तरह से आप आगे देखिए, ये क्या कह रहे हैं। आप में से एक व्यक्ति भी ऐसे नहीं होंगे जिनका दफ्तरों से पाला नहीं पड़ता होगा। क्या कह रहे हैं कवि कि तोड़ती दम फाइलें कानून की टकसाल, तोड़ती दम फाइलें कानून की टकसाल में रोज एक नुस्खा निकलता फिर नए प्रारूप में। रोज नए हम लोग तो देखते हैं
कि क्या सचिवालयों में किस तरह का जो है, सचिवालयों में किस तरह का व्यापार चल रहे हैं, किस तरह के व्यापार चल रहे हैं। और इनकी गजलों में अनेक जगह ऐसी बातें हैं। तो जो बातें शुरू में जो अपना मैंने दृष्टिकोण आपके से साझा किया कि साहित्य को आज कहाँ से देखने की जरूरत है, उसे हम साहित्य के नजरिए से देखेंगे कि यह एक शाश्वत सत्य है, शिव है। आपको समझ में इनकी बात नहीं आएगी। आपको लग सकता है कि ये क्या अखबारी कतरन परोस रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब आप, जैसे मैंने इनकी चीजों को देखने की कोशिश की है, एक बार जरा विचार कीजिएगा तो आपको लगेगा कि कहां कहां से चीजों को निकाल कर और आपकी जो सोई हुई चेतना है उसे झकझोरने की कोशिश ये कर रहे हैं। और सच पूछिए, एक समय था जब पीठ चुप होते थे, किसी को कुछ कहने के लिए चुटकियां लेते थे, लोग समझ जाता था। लेकिन जब आप हाथी पर बैठे हुए हो तो जनता को भी महावत की भूमिका में आना होगा, वो सुई से नहीं। उसके लिए तो वो बड़ा खंजर जैसा क्या कहते हैं उसे, हाँ, वही चुप होने की जरूरत पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, आज जो समकालीन ये बर्बर दौर चल रहा है। इस दौर में संकेतों से, बिंबों से बात नहीं बनती है, सीधे कहना पड़ता है। ये क्या कहते हैं कि सब कुछ है पर लाज नहीं है, सब कुछ है पर लाज नहीं है, और रिश्तों का लिहाज नहीं है। सब कुछ है पर लाज नहीं है, और रिश्तों का लिहाज नहीं है। और जहाँ ये नहीं हो, आप बिंब गढ़िएगा, आप प्रतीकों से अपनी बात कीजिएगा, सामने वाले को बात समझ में नहीं आएगी, तो आपकी बात फिर आप ही पर लौट कर आ जाएगी। तो आज साहित्य को इस भूमिका में भी सामने आना पड़ेगा कि जो समकालीन चुनौतियां समय ने आपके सामने खड़ी कर रखी हैं, समाज और देश में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं और जिसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारी जेन जी पीढ़ी पर पड़ने वाली है। मजे की बात तो ये है, संतोषजनक बात तो ये है कि जेन जी पीढ़ी में फिर से वो पुरानी संवेदना, परंपरा से जुड़ने की किलक आदि बातें लौट रही है। और वे लोग सीधे जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वे उसके लिए जो है एक्टिविस्ट हो रहे हैं। मित्रों, मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। इनकी जो पुस्तक है एक और इस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन मैंने जो समझा है इस शेर को, पूरी गजल यहाँ पढ़ दी गई है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। केवल एक पंक्ति मैं यहाँ कहूँगा, कूप किया समंदरों को भी, कूप किया समंदरों को भी एक और चाहिए। अरे हमारी आपकी तो बात जाने दीजिए, जो छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े सेठ हैं उनकी बात जाने दीजिए। यहाँ जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि बदलने लगे शीर्ष का आचरण भी, हटा ही दिया आखिरी आवरण भी। उन लोगों को भी एक और चाहिए, एक प्रोजेक्ट और दे दो जिसमें 2-4 हज़ार करोड़ रुपए हमारे हिस्से में आ जाए। और याद रखिएगा, जो लोग 2-4 लाख का घोटाला करते हैं वो अपराधी होते हैं, लेकिन जो 10-20 हज़ार करोड़ का घोटाला करते हैं वो अपराधी नहीं होते हैं। वो इस देश के खास अतिथि बना लिए जाते हैं, वो विदेश से उनको भेज दिया जाता है सौ सम्मान, और जनता की गाड़ी कमाई हम आप किसी और कोई दूसरा मुद्दा आपके पास उठा दिया जाएगा, आप उसमें लड़ते मरते रहिए। तो इस दौर में साहित्य को अपनी भूमिका बदलनी होगी। अगर आप नहीं बदलिएगा तो फिर हाशिए में आप। मित्रों, मैं बराबर कहता हूँ, किसी भी आयोजन में मैं जाऊँ, एक बात उन्होंने भी संकेत किया है, मुझे अच्छा लगा। इनकी किताब में ये पंक्ति पढ़कर बहुत अच्छा लगा मुझे। वक्त पर वक्त ही जगा देगा, वक्त पर वक्त ही जगा देगा, जब भी धोखा कोई सगा देगा। अपने देश का, जिसे हम चुनकर भेजते हैं हुक्मरान, अगर वो आपको दगा देगा तो समय वक्त पर वक्त ही जनता को जगा देगा। यह जो दृष्टि है कवि की समय को देखने की,
याद रखिए, जो कवि होता है वह केवल अपने आसपास में नहीं देखेगा, वह केवल सुल्तानगंज को नहीं देखेगा। वो जानता है कि सुल्तानगंज तो हांडी का केवल एक चावल है। हम इस चावल के द्वारा पूरे देश में जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके नस को दबा करके अपने समय से अपने पाठक को हम रूबरू करवा सकते हैं। तो वक्त पर वक्त ही जगा देगा, जब भी धोखा कोई सगा देगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अपनी बातों को मैं थोड़ा संयम करूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जब मैं इस क्षेत्र में आता हूं तो अपने अंगिका कवियों को और जो मेरे भाई इधर काम कर रहे हैं अंगिका के लिए, उनको सुनने का मेरे मन में वो बहुत रहता है। लेकिन अंत में एक बात मैं दादा के लिए जरूर बोलना चाहूँगा, जी अध्यक्षता कर रहे हैं। एक बात जब कहकर मैं अपनी बातों को खत्म करूँगा, और जितनी बातें मैंने सुधीर जी के लिए कही, एक वाक्य में एक पंक्ति और कहकर उनको मैं समेकित करता हूँ कि जोर से बजेंगी तालियां। जो काम कर रहे वो तो होगा, जोर से बजेंगी तालियां। वो गजल सुना कर तो देखिए, वो गजल सुना कर तो देखिए। तो इन्होंने मर्म पे उंगली रखी है। और सचमुच आज जितने लोग ये गजल लिख रहे हैं, गजल कह रहे हैं, ठीक कहा राहुल गांधी जी ने, अनिरुद्ध सिन्हा जी ने, अभी जो समकालीन में जितने गजलकारों को देख रहा हूँ, आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि उनमें अनिरुद्ध सिन्हा जी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे चल रहे हैं। और केवल खुद नहीं चल रहे हैं, ये अपने साथ एक बड़ी टीम भी बनाते हैं। और आज मैं आपके सामने स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं गजलें बहुत पसंद नहीं करता था एक समय। नई धारा में 37 सालों से संपादित करता आ रहा हूँ, 77 साल हो गए इस पत्रिका को, लेकिन मैं कभी इसमें मैं गजल नहीं छापता था, मुझे अच्छी नहीं लगती, छापता ही नहीं था। एक बार अनिरुद्ध सिन्हा जी को मुझे सुनने का अवसर मिला कहीं दूसरे शहर में। इनको मैंने सुना तो मुझे लगा कि अच्छा, अपनी बातों को ये जो कहन कौशल है इस तरह से भी कही जा सकती है। तो मैंने इनसे अनुरोध किया था कि मुझे कुछ अच्छे गजलकारों का नाम बताइए, उनको मैं पढ़ना चाहता हूँ। और फिर इन्होंने मुझे कुछ अच्छे गजलकारों के नाम बताए और उन सबको मैं पढ़ता गया और इतना प्रभावित हुआ कि नई धारा का मैंने एक गजल विशेषांक ही निकाल दिया, एक गजल विशेषांक ही निकाल दिया मैंने। तो ये अनिरुद्ध जी का कमाल है कि ये पूरे देश भर में ये वातावरण बना। और गजलकार तो खुद अपना विकास करते होंगे, लेकिन इन्होंने पूरे देश भर में गजल का एक प्रभाव मंडल बना लिया है गजलकारों का। क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, क्या पंजाब, बिहार तो इनका अपना, क्या झारखंड। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा एक बहुत अच्छा माहौल बना है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और सुधीर जी को विशेषकर शुभकामनाएं देता हूँ कि इस पुस्तक के साथ आपकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होगी। लेकिन अंत में आधा मिनट मैं दादा के बारे में कहना चाहूँगा। आज दादा को मैंने लंबे समय बाद देखा, बहुत लंबे समय बाद मैंने देखा जी को। जब मैं इंटर पास करके कॉलेज में गया था, कॉलेज में ही था, मैट्रिक पास करके इंटर में गया था 1978 के आसपास, तब मैं SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एक छात्र संगठन हुआ करता था, मैं उसका सक्रिय सदस्य था। और वहाँ पर आदरणीय सुबोध जी बराबर आते थे। कटिहार की बात मैं कर रहा हूँ, मैं कटिहार से मैंने BA तक की पढ़ाई की। और एक बार इनको वहाँ से सांसद का, लोकसभा का टिकट भी मिला था पार्टी की ओर से। और तब हम छात्र थे इंटर के, और हम लोग बड़े उत्साह से जो है कटिहार की गलियों में, वहाँ के मोहल्लों में और जगह जगह घूमा करते थे। क्या क्रांति जोशीला भाषण करते थे ये, और हजारों की भीड़ वहाँ जुटती थी। जब तक ये गरीबों की बात करते रहे, हालांकि उस दौर में चुने नहीं गए, चुने तब गए जब इन्होंने दल से दल की यात्रा की। उस दलदल में जाने के बाद, उस दल से दल की जो इन्होंने यात्रा की, इसके बाद ये विधानसभा भी गए, लोकसभा भी गए। और आज इतने जमाने बाद मैं दादा को देख रहा हूँ, सचमुच मैं आप सब की तरफ से इनको लाल सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा बड़ी सही
पर आज भी इस उम्र में भी ये सक्रिय हैं, ये मुझे देखकर इनको दादा को बहुत ही अच्छा लगा। तो एक बार फिर से इनको मैं लाल सलाम करता हूँ और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति भी आभार निवेदित करता हूँ कि आपने मुझे सुना और आपसे भी मुझे थोड़ी बातचीत करने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।